नमस्कार दोस्तों, एमबी वेल्थ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होती है इन्फॉर्मेशन। फिर वो चाहे आपको कहीं से भी मिले, न्यूज चैनल से मिले, न्यूज़पेपर से मिले या फिर यूट्यूब से मिले, आपको उसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, एक ऐसी इंपॉर्टेंट रिसर्च मेरे हाथ लगी है जो कि पब्लिक डोमेन के ऊपर अवेलेबल है। हो सकता है आप में से काफी लोगों ने उसको पहले ही पढ़ लिया हो। अगर आप में से किसी ने उसको पहले पढ़ा है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट साबित हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड ने अप्रैल महीने के अंदर किन स्टॉक के अंदर बाई किया और किन स्टॉक के अंदर सेल किया। तो मेरे पास उनकी 30 स्टॉक है, जैसे उनकी मेरे पास लिस्ट है, वो मैं आपको भी बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, म्यूचुअल फंड ने अप्रैल महीने के अंदर विप्रो के अंदर अपनी जो स्टेक है वो इंक्रीज की है और NIIT टेक्नोलॉजी के अंदर अपनी स्टेक डिक्रीज की है। तो दोस्तों, इसका रीजन साफ साफ है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। अगर हम इसकी कंपैरिजन करते हैं, प्राइस अर्निंग रेशियो देखते हैं, तो विप्रो का प्राइस अर्निंग रेशियो है 11 और जो NIIT टेक्नोलॉजीज का प्राइस अर्निंग रेशियो है 17.94। तो विप्रो काफी अच्छे वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल है अगर प्राइस अर्निंग रेशियो के हिसाब से देखते हैं। तो अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से देखते हैं, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, विप्रो की प्राइस टू बुक वैल्यू है 1.9 और NIIT टेक्नोलॉजी की है 4.88। तो अगर प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से देखते हो तो विप्रो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों, उसके बाद आता है HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर जो म्यूचुअल फंड ने अपनी स्टेक इंक्रीज की है और निपुण लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर अपनी स्टेक डिक्रीज की है। दोस्तों, दोनों ही कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है और एक ही सेक्टर की कंपनी है। दोनों ही एसेट मैनेजमेंट में अपना बिजनेस रन करती है। तो अगर हम इसकी कंपैरिजन करके देखते हैं, तो दोस्तों अगर HDFC एसेट मैनेजमेंट की हम देखते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो तो 42 है और निपुण AMC की देखते हैं तो 27 है। मतलब निपुण लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी यहाँ पे सस्ती वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल है। और दोस्तों, अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हो तो HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी की जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 17.32 है और निपुण लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट की जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 5.8 है। तो मतलब दोस्तों, साफ है कि निपुण लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट काफी सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल है। लेकिन म्यूचुअल फंड ने HDFC एसेट मैनेजमेंट के अंदर अपने पैसे लगाए। ऐसा क्यों किया दोस्तों? अगर आप होते तो क्या करते? दोस्तों, मैं अपना बताता हूं अगर मैं क्या करता। क्योंकि मेरे पास दो ऑप्शन थे, क्योंकि मेरे को भी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर पैसे इन्वेस्ट करने थे, तो मैंने HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी ही चुना। क्यों चुना दोस्तों? उसका रीजन भी मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि HDFC एसेट मैनेजमेंट HDFC ग्रुप की कंपनी है और इसके पास जो क्लाइंट बेस है बहुत ज्यादा है। इसके पास बैंक भी है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भी है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी है। तो ऐसे इनके पास जो क्लाइंट बेस है बहुत ज्यादा है। तो यहाँ से अपना बिजनेस, इसको रेफरल काफी अच्छा मिलता है, तो ये इसका जो बिजनेस है वो काफी अच्छे से ग्रो कर पाएगा। लेकिन जो निपुण लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसके पास जो क्लाइंट बेस है वो इतना ज्यादा नहीं है। इसलिए मैं इसकी वजह से मैंने HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी को चुना। और दोस्तों, अगर यहाँ पे SBI एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी आ जाती तो मैं SBI एसेट मैनेजमेंट कंपनी को ही चुनता। इसका रीजन अगर आपको जानना है तो मेरा SBI एनालिसिस का एक मैंने वीडियो बनाया था, आप उसको जाके देखना। मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां भी आप जाके देख सकते हो। दोस्तों, उसके बाद आता है जिंदाल स्टील पावर लिमिटेड एंड JSW स्टील लिमिटेड। जैसे कि आप देख पा रहे, दोनों एक ही सेक्टर की कंपनी है। और जिंदाल, अगर इसका प्राइस अर्निंग रेशियो देखते हैं तो नेगेटिव है, मतलब कोई प्राइस अर्निंग रेशियो नहीं है, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। अगर हम JSW स्टील का देखते हैं तो प्राइस अर्निंग रेशियो काफी अच्छा है, 7.96, काफी अच्छा, सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर ही अवेलेबल है। अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं तो जिंदाल स्टील का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 0.40 है, काफी सस्ता वैल्यूएशन के ऊपर ही अवेलेबल है। और अगर हम JSW स्टील का देखते हैं तो 1.2 है, जो भी इसका भी इतना बुरा नहीं है, ये भी काफी अच्छा रेशियो है प्राइस टू बुक वैल्यू। लेकिन दोस्तों, म्यूचुअल फंड ने जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड को चुना। क्यों चुना दोस्तों? क्योंकि दोस्तों, अगर आप होते तो हम JSW स्टील को चुनते इन दोनों कंपनी के अंदर। लेकिन म्यूचुअल फंड ने जिंदाल स्टील को चुना, जो कि लॉस मेकिंग कंपनी है। उन्होंने ऐसा क्यों किया दोस्तों? क्योंकि जो म्यूचुअल फंड है, जो FIIs हैं या DIIs हैं, उनके पास फ्यूचर का डाटा होता है। वो अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले समय में कंपनी के पास क्या होगा, क्योंकि हमारे अपने पास इतना डाटा अवेलेबल नहीं होता कि हम इतनी रिसर्च कर सकें कि 2021 के अंदर या 2022 के अंदर इसके जो रेवेन्यूज क्या होंगे, इसके प्रॉफिट क्या होंगे।
लेकिन जो FIIs हैं, DIIs हैं, उनके पास वो सब डाटा अवेलेबल रहता है, मतलब कि अगर अनुमान लगा सकते हैं, वो एक गैस कर सकते हैं कि आने वाले समय में इनका जो डाटा है वो क्या होगा। इस डाटा के बेस पे वो बाइंग और सेलिंग करते हैं, और अपन जो बाइंग और सेलिंग करते हैं वो प्रेजेंट के अंदर जो डाटा अवेलेबल है उसके ऊपर बाइंग और सेलिंग करते हैं। तो ये डिफरेंस है आप में, हम मेरे में और DIIs के अंदर। मतलब सीधी ही बात है, रिटेल इन्वेस्टर के अंदर और DIIs FII जो इन्वेस्ट करते हैं उनके अंदर यही सबसे बड़ा फर्क होता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर वो इन्वेस्ट करते हैं वो प्रेजेंट डाटा देख के, और जो FIIs हैं और DIIs हैं वो इन्वेस्ट करते हैं फ्यूचर का डाटा देख के। तो दोस्तों उसके बाद आता है मन्नपुरम फाइनेंस लिमिटेड और दूसरा आता है L&T फाइनेंस होल्डिंग। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो, अगर हम इसका प्राइस अर्निंग रेशियो देखते हैं तो प्राइस अर्निंग रेशियो लगभग सेम सा है, कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं। लेकिन अगर हम इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हो तो मन्नपुरम फाइनेंस की जो प्राइस टू बुक वैल्यू है 2.3 है, और L&T फाइनेंस होल्डिंग की जो प्राइस टू बुक वैल्यू है 1.4 है। मतलब मन्नपुरम जो फाइनेंस लिमिटेड है वो महंगा है L&T फाइनेंस की तुलना में, लेकिन फिर भी म्यूचुअल फंड ने उसको अपने उसके अंदर अपना स्टेक इंक्रीज है। इसका रीजन दोस्तों साफ साफ आपको दिख पा रहा है कि अर्निंग पर शेयर ग्रोथ। अगर हम इसकी अर्निंग पर शेयर ग्रोथ 5 ईयर की देखते हैं तो मन्नपुरम फाइनेंस लिमिटेड की जो EPS है वो 28% है, लेकिन अगर L&T फाइनेंस होल्डिंग की देखते हैं तो वो नेगेटिव 17% है। तो ये साफ साफ अंतर दिखा रहा है कि क्यों म्यूचुअल फंड ने मन्नपुरम फाइनेंस लिमिटेड को चुना और L&T फाइनेंस को नहीं चुना। दोस्तों उसके बाद आता है CCL प्रोडक्ट इंडिया और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड। दोनों ही काफी बेहतरीन कंपनी है, लेकिन म्यूचुअल फंड ने CCL प्रोडक्ट इंडिया चुना क्योंकि दोनों ही FMCG की कंपनी है। अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं तो प्राइस अर्निंग रेशियो देखते हैं तो CCL प्रोडक्ट काफी अच्छे प्राइस अर्निंग रेशियो पे है, और जो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट है वो लगभग 38 के PE के ऊपर अवेलेबल है। ऐसे मार्केट में जब काफी कंपनियां अपने PE को रिड्यूस कर चुकी हैं, काफी स्टॉक गिर चुके हैं, उसके बाद भी गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट अभी भी 38 का PE डिमांड कर रहा है, तो ये एक महंगे एवेल्युएशन के ऊपर अवेलेबल है। और अगर हम इसके प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं तो CCL प्रोडक्ट इंडिया लगभग 2.97 के आसपास इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है, और जो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट है उसका 7.94, लगभग 8 जो इसका प्राइस टू बुक वैल्यू है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो वैल्यूएशन के हिसाब से CCL प्रोडक्ट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, इसलिए म्यूचुअल फंड इसके अंदर खरीदा हुआ। हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, उनकी अपनी रिसर्च रही होगी दोस्तों। लेकिन अपने लिए इंपोर्टेंट ये है कि ये इंपोर्टेंट, इतना डाटा इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि म्यूचुअल फंड ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है, तो हमें इस स्टॉक को अपनी विश लिस्ट के अंदर जरूर डालना चाहिए और देखना चाहिए कि इस स्टॉक के अंदर क्या एक्टिविटीज हो रही हैं। क्योंकि अगर आप ऐसे डाटा को एनालिसिस करोगे तो आप जो FIIs हैं और DIIs हैं उनको फॉलो कर सकते हो, और आपको समझ में आ जाए कि जो FIIs और DIIs की प्लानिंग क्या हो सकती है। तो ये बहुत इंपोर्टेंट डाटा है दोस्तों, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। और दोस्तों लास्ट में हम इसकी पूरी लिस्ट देखते हैं, क्योंकि हम सभी स्टॉक की ऐसे एनालिसिस तो नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 30 स्टॉक है। तो पहले हम बाइंग देखते हैं। अगर हम बाइंग देखते हैं तो उन्होंने आइस्टर मोटर के अंदर बाइंग की है, UPL लिमिटेड के अंदर बाइंग की है, लुपिन लिमिटेड के अंदर बाइंग की है, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड के अंदर बाइंग की है, पेज इंडस्ट्रीज के अंदर उन्होंने बाइंग की है, क्रिसेल लिमिटेड के अंदर उन्होंने बाइंग की है, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर लिमिटेड के अंदर उन्होंने बाइंग की है। दोस्तों ये काफी अच्छा स्टॉक है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, ये मेरे भी विश लिस्ट के अंदर है, अगर आप चाहो तो इसको आप अपनी विश लिस्ट के अंदर भी डाल सकते हो। उसके बाद दोस्तों उन्होंने गुड फ्राई फिलिप्स इंडिया लिमिटेड के अंदर बाइंग की है, वेलपर्सन क्रॉप लिमिटेड के अंदर बाइंग की है, और शाइट लिमिटेड के अंदर उन्होंने बाइंग की है। तो ये ऐसे स्टॉक है जिनके अंदर म्यूचुअल फंड ने अपनी स्टेक इंक्रीज की है। अब हम बात करते हैं दोस्तों सेल की। जैसे कि आप देख पा रहे हो सेल के अंदर आता है बंधन बैंक लिमिटेड, जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइज लिमिटेड, इंडसइंड बैंक लिमिटेड, RBL बैंक। जैसे कि आप देख पा रहे हो लगभग बैंक की तो तोते उड़ा दिए उन्होंने, लगभग बैंकों के अंदर उन्होंने अपना स्टेक डिक्रीज किया है। उसके बाद श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के अंदर उन्होंने अपना स्टेक डिक्रीज किया है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे लगभग बैंक और NBFC के अंदर उन्होंने अपनी स्टेक डिक्रीज की है। उसका रीजन दोस्तों साफ है, आपको पता है कि लोगों की जो रोजगार है वो कम हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। ऐसे में क्या होगा कि जो बैंक है उनकी लोग EMI नहीं भर पाएंगे, जो या होम लोन अपने जो चल रहे हैं उनकी EMI नहीं भर पाएंगे। इससे जो बैंक के ऊपर काफी प्रेशर पड़ेगा और बैंक के जो रिजल्ट आएंगे क्वार्टरली वो काफी वीक आएंगे, इसलिए इन स्टॉक के ऊपर आने वाले समय में काफी दबाव रह सकता है। इसलिए म्यूचुअल फंड ने उसके अंदर से पहले ही अपना एग्जिट कर लिया है। दोस्तों उसके बाद देखते हैं गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर उन्होंने अपनी स्टेक डिक्रीज की है, JB केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के अंदर उन्होंने अपनी जो स्टेक है डिक्रीज की है, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर अपनी स्टेक डिक्रीज की है, और कर्नाटका बैंक के अंदर, और लास्ट में आता है दोस्तों इक्विटास होल्डिंग लिमिटेड के अंदर उन्होंने अपनी स्टेक डिक्रीज की है। तो साफ साफ यही है कि जो बैंक्स है और NBFC है
एनबीएफसी है उनके अंदर इन्होंने अपनी स्टेक डिक्रीज की है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।